सोचो, एक ऐसा समय जब समय भी नहीं था, ना ब्रह्मांड था, ना तारे, ना ग्रह, खाली जगह भी नहीं थी। फिर एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में सब कुछ बदल गया। ये था बिग बैंग, वो पल जब हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू में ब्रह्मांड बहुत ज्यादा गर्म और घना था, लेकिन ये जल्दी ही फैलने और ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ये हुआ, ऊर्जा पदार्थ में बदल गई, जिससे हर चीज के मूल तत्व बने जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। ये विस्तार और ठंडा होना आज भी जारी है, अरबों साल बाद भी। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हम अभी भी बिग बैंग की हल्की सी चमक देख सकते हैं, एक संकेत जो ब्रह्मांड के किनारे से हम तक पहुंचता है। फैलते हुए ब्रह्मांड की विशालता में गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। लाखों वर्षों में गैस और धूल के विशाल बादल बने। ये बादल, जिन्हें नेबुला कहा जाता है, तारों का जन्म स्थान बने। ऐसा ही एक बादल जो मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है, अंततः हमारे अपने सौर मंडल को जन्म देगा। ये बादल, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम, सबसे हल्के तत्व, घूमते और मथते रहे। उनके कण आपसी गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से एक साथ खींचे गए। जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, वो तेजी से घूमने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींचता है। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल को और ज्यादा बल के साथ एक साथ खींच लिया। केंद्र का दबाव और तापमान बहुत बढ़ गया। अंत में दबाव और गर्मी इतनी तेज हो गई कि हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। इसने हमारे सूर्य के जन्म को चिह्नित किया, एक ऐसा तारा जो अरबों वर्षों तक हमारे ग्रह को प्रकाश और गर्मी से नहलाता रहेगा। सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने अधिक से अधिक पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, जिससे उसका आकार और तापमान और ब्याज गया। यह बढ़ता और विकसित होता रहा, अंततः वो तारा बन गया जिसे हम आज जानते हैं। जब सूर्य नए बन रहे सौर मंडल के केंद्र में चमक रहा था, तब बची हुई गैस और धूल उसके चारों ओर घूमती रही। ये कण, मूल नेबुला के अवशेष, एक दूसरे से टकराते रहे, आपस में चिपकते रहे और धीरे धीरे बड़े होते गए। लाखों वर्षों में इस प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि कहा जाता है, ने ग्रहाणुओं का निर्माण किया, जो ग्रहों के निर्माण खंड हैं। ये ग्रहाणु, जिनका आकार मीटर से लेकर किलोमीटर तक था, टकराते और विलीन होते रहे। उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बढ़ता गया क्योंकि वे बड़े होते गए। आंतरिक सौर मंडल में जहां ज्यादा गर्मी थी, चट्टानी ग्रहाणुओं का बोलबाला था, जबकि बाहरी क्षेत्रों में बर्फीले और गैसीय पदार्थ आपस में मिल गए। भाग 5। 1। ब्रह्मांडीय नृत्य। जैसे जैसे आंतरिक सौर मंडल में ग्रहाणु टकराते और बढ़ते रहे, कुछ बड़ी वस्तुएं हावी होने लगीं। इनमें से एक, जो हमारी पृथ्वी बनने वाली थी, अपने कक्षीय पथ से गुजरती हुई छोटे ग्रहाणुओं को आकर्षित करती रही और उनके द्रव्यमान को अपने में जोड़ती रही। ये पृथ्वी के प्रारंभिक इतिहास में एक अराजक और हिंसक समय था, तीव्र बमबारी का दौर। टक्करें अक्सर होती थीं, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती थी और युवा ग्रह पिघली हुई अवस्था में रहता था। समय के साथ जैसे ही पृथ्वी ने अपने कक्षीय पथ को साफ किया, बमबारी धीमी हो गई। लेकिन इस प्रारंभिक काल के निशान आज भी चंद्रमा की सतह पर दिखाई देते हैं। भाग 6। चांद का जन्म। अपने इतिहास के शुरुआती दिनों में पृथ्वी ने एक प्रलयंकारी टक्कर का अनुभव किया, जिसने उसके भविष्य को गहराई से आकार दिया। एक मंगल ग्रह के आकार की वस्तु, जिसे अक्सर थैया कहा जाता है, बहुत ज्यादा बल के साथ युवा पृथ्वी से टकरा गई। इस टक्कर से अंतरिक्ष में बहुत बड़ी मात्रा में मलबा निकला, जिससे पृथ्वी के चारों ओर पिघली हुई चट्टान और धूल का एक छल्ला बन गया। समय के साथ ये मलबा अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत आपस में मिल गया। अंततः चंद्रमा का निर्माण हुआ, जो रात के आकाश में हमारा निरंतर साथी है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी के घूमने को स्थिर कर दिया, जिससे हमारे ग्रह के अक्ष में बेतहाशा झूलों को रोका जा सका, जो जीवन को असंभव बना सकते थे। भाग 7। पिघली हुई चट्टानों के सागर। चंद्रमा बनाने वाली टक्कर के बाद पृथ्वी एक गर्म और दुर्गम जगह थी। इसकी सतह एक मैग्मा महासागर से ढकी हुई थी, जो पिघली हुई चट्टान का एक समुद्र था, जो जहां तक नजर जा सकती थी फैला हुआ था। ज्वालामुखी भयंकर तीव्रता के साथ फटते थे, जिससे लावा और गैसें वायुमंडल में फैलती थीं। जैसे जैसे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, मैग्मा महासागर जमने लगा, जिससे पहली ठोस परत बनी।
लेकिन क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के ज्वालामुखीय गतिविधि और प्रभावों से यह शुरुआती परत लगातार बदलती रही। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ज्वालामुखीय गैसों से भरा हुआ था, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा होता था जो गर्मी को रोकता था और सतह को बहुत गर्म रखता था। भाग 8, ताजी हवा का झोंका। लाखों सालों से पृथ्वी ठंडी होती रही और क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बारिश कम हो गई। ज्वालामुखियों से निकलने वाला और धूमकेतुओं द्वारा पहुंचाया जाने वाला जलवाष्प वायुमंडल में जमा होने लगा। जैसे जैसे तापमान गिरा, ये जलवाष्प संघनित हो गया, जिससे बादल बने और अंततः बारिश के रूप में गिरने लगे। बारिश सहस्राब्दियों तक गिरती रही, जिससे पृथ्वी की सतह पर निचले इलाके भर गए और पहले महासागर बन गए। महासागरों ने वायुमंडल से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव कम हुआ और ग्रह और ठंडा हो गया। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषक जीवन के उद्भव के साथ अंततः पृथ्वी के वायुमंडल को ऑक्सीजन युक्त हवा में बदल देगी, जो हम आज सांस लेते हैं। भाग 9, और फिर जीवन। तरल पानी एक स्थिर जलवायु और एक सुरक्षात्मक वातावरण के साथ पृथ्वी पर जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार था। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन उन शुरुआती महासागरों में कहीं न कहीं, शायद ज्वालामुखी छिद्रों या उथले कुंडों में, पहले स्वप्रतिकृति अणु सामने आए। ये साधारण जीवन रूप, एकल कोशिका वाले जीव पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वज थे, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी भेल तक। अरबों वर्षों में जीवन विविधतापूर्ण और विकसित होगा, अंततः पौधों और जानवरों की अविश्वसनीय श्रृंखला को जन्म देगा जो हम आज देखते हैं।